हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे हमने अभी तक वेव के बारे में पढ़ा, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, EM वेव बोलते हैं इसको। इसके बारे में क्या पढ़ा है अभी तक कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों होता है, ठीक है। इसका जो मेन फॉर्मूला क्या था वो आपके पास जो C था वो किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय M बाय लैम्डा इंटू वी के। एक फॉर्मूला और था जो प्लैंक कांस्टेंट ने दिया था, वो क्या दिया था, कहता किसी भी वेव की एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, हमने बोला था h इंटू म्यू के बराबर निकाल सकते हो, ठीक। फिर हमने इसे एक फॉर्मूला बनाया था C किसके बराबर होता है, C होता है जी आपके पास, सॉरी ये म्यू किसके बराबर होता है, C बाई लैम्डा। तो क्या मैं इस म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो अपने पास वैल्यू क्या थी, E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा। तो कहते हैं आप वेव की एनर्जी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, आप वेव का वेवलेंथ निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता होता है, ठीक है। और हमने यही पता है कि जो वेव होती है वो हमेशा ऐसे ट्रैवल करती है, कर्व ट्रफ की फॉर्म में, ठीक। और एक पार्ट ये तो हो गई आपकी वेव, एक होता है जी पार्टिकल, एक होता है आपके पास पार्टिकल। पार्टिकल कैसे मूव करेगा, पार्टिकल होता क्या है पहले ये आपके पास पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल हम बोलेंगे ना, वेव को छोड़ के जितने भी दुनिया में सब्सटेंस है वो सब क्या है, पार्टिकल है। एक चौक का पीस, ये मार्कर, हम लोग कोई भी बॉल वगैरह, वो सब क्या है, पार्टिकल है। अब मान लीजिए मैं किसी चौक को बिल्कुल ऐसे फेंकता हूँ, तो वो चौक क्या ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, बिल्कुल लीनियर ट्रैवल करता है। कोई भी चीज़ बॉल है, चौक है, हम है, किसी चीज़ को फेंकेंगे तो सीधा जाएगा, ऐसे कर्व ट्रफ की फॉर्म में नहीं जाता। तो इसमें दो नेचर है, देखो, एक होती है वेव और एक होता है पार्टिकल, अलग अलग, दोनों का नेचर अलग अलग है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, उन्होंने कुछ अपनी स्टडी से ये फाइंड आउट किया। उसने बोला कि जो वेव होती है ना, वेव, इसके अंदर वेव के तो वेव का नेचर तो है, पर इस वेव के अंदर पार्टिकल का भी नेचर है। इस वेव के अंदर क्या है, पार्टिकल का भी नेचर है। तो वेव के अंदर दो नेचर होते हैं, एक वेव का खुद का नेचर होता है और एक पार्टिकल का नेचर भी होता है। ऐसे ही पार्टिकल के अंदर भी पार्टिकल का नेचर तो होता ही होता है, पार्टिकल के अंदर वेव का नेचर भी होता है। तो यहाँ एक वर्ड बोलेगा ड्यूअल नेचर, आप पढ़ रहे ना, तब आपको मिलेगा ड्यूअल नेचर ऑफ वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। ड्यूअल का मतलब दो करैक्टर वेव की, वेव खुद वेव की तरह भी काम करती है और वेव के अंदर पार्टिकल की तरह भी काम करने के करैक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है जी। फिर कहता है अगर आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है या आपके पास उसकी एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एक ना ये रिलेशन होता है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के नाम से इसको जानते हैं, वो देखिए पेपर में आता है ये 2 नंबर का, उसमें न्यूमेरिकल भी है काफ़ी सारे। तो उसमें रहेगा आपके पास डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहेगा, आपको बोलेगा कि एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक कांस्टेंट फॉर वेव, आप ऐसे लिखो वेव के लिए, इसलिए तो सिर्फ वेव के लिए दिया था एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक कांस्टेंट हम एनर्जी कैसे निकालेंगे जी वेव की, तो कहते हैं इसका फॉर्मूला इसने दिया था, E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, h म्यू के बराबर होता है। E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, h म्यू के बराबर होता है। तो वेव का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला E इज इक्वल टू h म्यू होता है, ठीक है जी बात। फिर इसने बोला अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फॉर पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। और उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलना, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो आइंस्टाइन ने दिया था वो क्या था, ये फिजिक्स में भी आता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इसमें आइंस्टाइन ने क्या दिया, कहता जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
तो आपके पास दो फॉर्मूले बन गए थे, एक पार्टिकल की एनर्जी निकालने के लिए और एक वेव की एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है जी। तो कहते हैं इन दोनों इक्वेशन को ना मैं आपस में मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं। कैसे किया? कहते हैं देखो E इक्वल टू एच में, और यहाँ पर देखो E इक्वल टू क्या है, mc स्क्वायर। क्या अब ये देखो E इक्वल टू एच म्यू है, तो क्या यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला ये बनेगा एच म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कह सकता हूँ। ठीक है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि v किसके बराबर होता है, c बाय लैम्डा के बराबर होता है ना, वेव के लिए होता है। अब देखो ध्यान से, मैं इस म्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h इंटू सी बाय लैम्डा और mc का स्क्वायर। बोलो जी क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। फिर इसमें क्या करेंगे हम, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा बताइए। देखो ये अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा क्या बनेगा राजे, एच सी अपॉन एम सी का स्क्वायर, ये बनेगा। सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बना राजे, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम सी। अब यहाँ पर देखो सबकी वैल्यू चेक करो। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ वेव और पार्टिकल दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है। और सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, जो कि फिक्स होती है। कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये आपका लैम्डा ऐसे निकाल सकते हो जी आप, h अपॉन एम इंटू सी के बराबर होता है। बोलो जी क्या ये बात यहाँ तक समझ में आती है? ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ हो रही है, ये जो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेव के लिए, फॉर वेव, फॉर ओनली वेव। ठीक है। अब देखो जी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कहता है ये तो वेव के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको किसी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी हो, अगर आपको किसी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी, क्योंकि उसमें पार्टिकल के अंदर वेव का भी नेचर होता है और वेव के अंदर पार्टिकल का भी नेचर है। सपोज करो अब मैं ये कहूँगा कि एक मुझे किसी कोई भी बॉल है, क्रिकेट बॉल है, मुझे इसकी वेवलेंथ बताओ, मास उसका इतना है, मुझे इसकी वेवलेंथ बताओ, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हम कहेंगे c यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। लेकिन क्या क्रिकेट बॉल की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी। तो कहता जी ये तो c की वैल्यू तो गलत आएगी। तो यहाँ एक वर्ड आएगा रजे, कहता जी जब आप पार्टिकल की वैल्यू निकालने जाओ ना रजे, तो आप यहाँ c की बजाय क्या लिखोगे, आप फॉर्मूला ये बनाओगे एच एम वी, ये v है, और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब कि आपके पास दोनों में सिर्फ फर्क देखो कितना है, फर्क इतना सही है कि यहाँ पर जब आप वेव है आपके पास तो आप c लगाओगे, क्योंकि वेव की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है, कोई क्रिकेट बॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेव को छोड़ के कुछ और नाम आएगा तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, v। कहते हैं ये फर्क क्यों आया, ये समझने वाली बात। आप ये बोलोगे, कहते जो वेव होती है ना, उसकी चाहे कोई भी वेव हो, कोई भी दुनिया की कोई वेव हो, उसकी स्पीड तो फिक्स रहती है, इसलिए मैंने c लगाया। लेकिन जो पार्टिकल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा स्पीड की अलग होगी ना, वो पार्टिकल। क्योंकि क्रिकेट बॉल को मैं स्लो फेंकूंगा तो अलग होगी, तेज फेंकेंगे तो अलग होगी, क्रिकेट बॉल की अलग होगी, चौक की अलग, तो कहता है स्पीड अलग होगी। वो स्पीड के लिए आप क्या लिखेंगे, v। ये आपको गिवन हो सकता है। ठीक है। अगर ये नहीं दिया होगा तो आप निकाल नहीं सकते। यहाँ तो सपोज इस फॉर्मूले में तो सिर्फ अगर आपको मास दिया है ना तो आप वेव निकाल सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। लेकिन अगर यहाँ इनमें से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मास तो हर किसी का अलग होगा, क्रिकेट बॉल का मास अलग होगा, तो यहाँ वेलोसिटी और मास दोनों दिए होगा।
ठीक है, तो ये मतलब होता है। फिर इसमें आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा, कहता है ऐसा भी हो सकता है h/p, ये लाइन लैम्डा जो होता है h/p भी होता है। अब p क्या होता है? मोमेंटम। p क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको p बोल सकते हैं। तो p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। p के बराबर हो तो कहते जी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये है आपके पास डी ब्रोगली वेव नेचर। उसने बोला कि जो आपकी वेव होती है ना, उसके अंदर पार्टिकल का नेचर भी होता है, उसके अंदर वेव का नेचर भी होता है, और जो आपका पार्टिकल है उसके अंदर पार्टिकल का नेचर भी है और वेव का नेचर भी है। इस चीज को बोला जाता है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। पेपर में ऐसा आएगा कि डायग्राम मतलब डेरिवेशन करके दिखाओ, तो यहाँ पे सारा बना के दिखाना होता है। एक दूसरा पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे इसमें कोई न्यूमेरिकल करते हैं हम, आप वैल्यू पुट करके देखिएगा इसके अंदर। जैसे है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है ये आपके पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है कि वेव है? आपको सबसे पहले ये चेक करना है, पार्टिकल है। अब पार्टिकल है तो इसका मास भी होगा। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास देगा भी और कई बार नहीं भी देता। वो कई बार एग्जामिनर सोचता है इलेक्ट्रॉन का मास तो याद होना चाहिए, फिक्स होता है, और कई बार दे भी देता है। वैसे कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? बोलो शाबाश। 9.1 इंटू 10 की पावर -3, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, इतना होता है। कहते जी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास इतना है, with a velocity of 10 into 10 की power 3, with velocity of 10 की power 3 meter per second, calculate the lambda। ये पहले लिख दिया मैंने, calculate the lambda। तो आपको इसमें क्या करना है? सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला में h की वैल्यू दे भी सकता है, लेकिन आप कोशिश करो आपको याद रहे। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू रहेगी? देखिए पुट करके देखिएगा इसकी वैल्यू को। देखिए आपको क्या बोला? लैम्डा बोला। पहले तो आप ये चेक करो कि वेव है कि पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन अगर आपको पर्टिकुलर वेव बोलेगा, फोटोन बोलेगा, तब तो ये वाला फॉर्मूला। अदरवाइज क्रिकेट बॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ बोलेगा तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला। अब देखिए लैम्डा निकालना था, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 ये थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको एच की वैल्यू इतनी सारी दे ना, तो कैलकुलेट करने में आपको मुश्किल होगी। आप सिर्फ 6.6 भी कर लो, बहुत है, सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -31। मास कितना दिया उसने? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और वेलोसिटी इसने कितने दी? 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही था। तो सबसे पहले क्या करो, आप पावर्स को अलग कर लो। कितने हो गए? -31 और +32 30, कितने हो गए? 3 28 हो गए माइनस के 28 ऊपर जाके प्लस के कितने हो गए? कितने रह गए? 6 10 की पावर -6। अब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 9.1 को 6.6 को, तब कितना आएगा? 0. कितना आता है? 725 आएगा। 0.725। लेकिन आपको बताया था जी कि आपका जो डेसिमल है वो हमेशा क्या आना चाहिए? नॉन जीरो के बाद आना चाहिए। और जब नॉन जीरो के बाद आएगा तो क्या बनेगा? मैं 7 पॉइंट पर आंसर चाहता हूँ तो एक डिजिट ही है, तो 7.26 इंटू 10 की पावर -6 है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? राइट साइड। पावर क्या होगी? माइनस होगी तो कितना आ जाएगा? ये 7। तो आपकी वेवलेंथ जो है ना माइनस होगी ना, -6 है और एक माइनस और कर दिया तो -7 हो जाएगी रजी। तो क्या बन गया? ये आपके पास वेवलेंथ इतने मीटर है। आपके पास वेवलेंथ क्या है? इतने मीटर।
बोलो जी समझ में आता है आपको? तो ये था जी एक कंसेप्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे 100% आएगा कि डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो वेव होती है उसके अंदर क्या होता है, वेव का नेचर भी होता है, पार्टिकल का नेचर भी होता है, और जो पार्टिकल होता है उसके अंदर पार्टिकल का नेचर भी होता है और वेव का नेचर भी होता है। ठीक है, तो ये था जी आपके पास डी ब्रोगली वेव नेचर। एक टॉपिक और है इसके अंदर आपके पास, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है, हेज़नबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक चीज़ के लिए आप पहले एक बात सोचिए, मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ी कार है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, ये आपका रोड है। तो जब हम कोई भी कार या कोई भी चीज़ हम रोड क्रॉस करते हैं ना, तो क्या देखते हैं हम, रोड क्रॉस कैसे करते हैं? अगर आप खुद कुछ भी चला रहे हो या पैदल हो, हम देखेंगे कि सामने कोई आ तो नहीं रहा। अगर मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी कुछ भी आ रहा है तो हम उसकी जज कर लेते हैं कि वो हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, और उसकी स्पीड भी एक्यूरेट मेजर कर लेते हैं। यदि हम एक ही टाइम के अंदर उसकी स्पीड और उसकी पोजीशन, हम दोनों मेजर कर सकते हैं एक साथ। क्या ये बात ठीक है? कोई भी सब्सटेंस है, आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, तो हम देखते हैं ना बॉल जो आती है वो स्पीड से आ रही है और किस डायरेक्शन में आ रही है, हम उसी हिसाब से अपनी बैटिंग को भी जज कर लेते हैं। कैच करनी होती है तो मान लीजिए कैच हाथों में तो नहीं आती, हमें पता चलता है कि कैच उधर जा रहा है, तो हम फटाफट उसकी स्पीड मेजर करते हैं। अगर बॉल स्लो आती है तो हम स्लो जा सकते हैं, तेज आएगी हम तेज भाग के जाते हैं, तो हम उसकी जो स्पीड है वो कैच कर लेते हैं। तो इस साथ से और उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर कर लेते हैं। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी पोजीशन को हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। ये बात ठीक है? तभी हमारी ये लाइफ चल रही है बड़े, क्योंकि अब हम किसको मेजर करते हैं, वो चीज़ एक जो है ना वो बड़ा ऑब्जेक्ट है। बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब क्रिकेट बॉल बहुत बड़ी दिखाई देती है क्रिकेट बॉल भी, लेकिन कहता है अगर आपको स्मॉल पार्टिकल के लिए ऐसा किया जाएगा ना तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। बहुत माइन्यूट पार्टिकल जो आपको नॉर्मल ऐसे दिखाई भी नहीं देते हैं, उनके लिए ऐसा करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ये सिर्फ बड़े सब्जेक्ट के लिए होता है कि बड़े पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड एक साथ मेजर करना आसान है, ताकि हम दिन भर के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल साइज पार्टिकलों में उनकी पोजीशन और स्पीड को मेजर करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। क्या ये बात ठीक है? फिर अब ये हेज़नबर्ग ने यही सिखाया था, कहता था आप किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की स्पीड और पोजीशन एक साथ मेजर कर सकते हो, लेकिन आप किसी स्मॉल साइज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन सपोज करो, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, कहता है जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा करने के लिए बोलेंगे ना, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड और पोजीशन एक्यूरेटली बताओ कि ये कितनी स्पीड से घूम रहा है और ये कितनी कौन सी पोजीशन पर है, कहाँ है, तो कहता है जी आप दोनों चीज़ों को, स्पीड को और पोजीशन को एक साथ साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते आप। या तो आप एक टाइम के अंदर उसकी स्पीड पता करोगे कि किस स्पीड से चल रहा है, और या आप उसकी एक टाइम के अंदर एक्यूरेट पोजीशन पता करोगे इसकी पोजीशन क्या है। दोनों को एक साथ एक्यूरेट कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे आप बाकी दुनिया की चीज़ों को करते हो। ठीक है, यही हेज़नबर्ग ने बोला था। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या आता है कि फिक्स नहीं होती वो चीज़। अगर आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर है, पर इसकी स्पीड इतनी है, स्पीड एक्यूरेट नहीं है मेरे पास, पोजीशन तो यहाँ पर स्पीड एक्यूरेट नहीं है। अगर पोजीशन स्पीड एक्यूरेट है तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं होती, तो कहते हैं इसमें सिर्फ एक अनसर्टेन रहता है, तो उसको बोलते हैं हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें आप जब बुक में पढ़ोगे तो स्पीड का वर्ड ज़्यादा यूज नहीं होगा, यहाँ वर्ड यूज होता है मोमेंटम का, यहाँ वर्ड यूज होगा मोमेंटम।
बुक में पढ़ोगे ना आपको बोलेगा रजे कि किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ मेजर किया जा सकता है, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने पहले आपको स्पीड सिखाया, बाद में मोमेंटम बोला, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ कुछ नहीं है। देखो मान लीजिए, ध्यान देना, ये कोई कार है, कार की कोई ना कोई स्पीड तो होगी ही होगी, इनटू इसका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, क्योंकि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो जरूर होता है। तो अब ये कार मूव कर रही है, कार चल रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई कार की स्पीड कितनी है, ठीक है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कार का मोमेंटम कितना है। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि स्पीड तो जितनी है और मास भी तो है ना। तो आपने देखा होगा ना मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी के बराबर होता है। कह सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। क्या मोमेंटम को मैं ये भी बोल सकता हूँ मास इंटू डेल्टा वी। अभी डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कहते किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। गाड़ी को स्लो चलाएंगे तो स्लो चलेगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, फास्ट हो सकती है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखो कभी भी हमेशा वेलोसिटी के आगे डेल्टा लगाया, यानी कि ये चेंज हो सकती है वेलोसिटी, पर मास कभी चेंज होगा? कार का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, चाहे जितना मर्जी स्पीड चले स्लो चले, मास तो उतना रहता है। तो मास तो हमेशा फिक्स होता है, बट वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना मोमेंटम क्या होता है, वो स्पीड जैसा ही होता है, बट मोमेंटम में हम क्या करते हैं, स्पीड और मास दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी सब्सटेंस का कोई ना कोई मास जरूर होता है। ठीक, तो इसमें यही बोलता है कहते हैं आपके पास जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होता है उसके मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली पोजीशन फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम और पोजीशन है उसको एक्यूरेटली हम मेज़र कर सकते हैं। फिर इसका मेज़र करने का तरीका इसने दिया, एक फॉर्मूला है आपके पास, इसमें एक होता है डेल्टा एक्स और एक डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन भी हमेशा चेंज हो सकती है, मोमेंटम भी चेंज होगा क्योंकि मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी ये डेल्टा भी चेंज होगा तो पी की वैल्यू तो चेंज होगी ना। तो चेंज इन क्या होगा, मोमेंट, चेंज इन मोमेंट। ये आपने दो वर्ड याद रखें, डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और ये किसके बराबर होता है, कहते जी आपके पास ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर होंगे, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। हाँ, डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। इसमें एच क्या है आपके पास, प्लैंक कांस्टेंट, पाई क्या है आपके पास, वही 2.22/7 या 3.1444 ये होता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक फॉर्मूला मैं और भी तो यूज कर सकता हूँ, याद करो ये मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एक ही बात है। हाँ जी, तो इसके ये फॉर्मूले हो गए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू 4 एच अपॉन 4 पाई। अब देखो आपको पेपर में पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए आपको ये मैं फॉर्मूला बोलता हूँ, इसमें मैंने आपको पोजीशन दे दिया, ठीक है, और मैंने बोला मोमेंटम निकाल के दिखाओ, तो आपको पता चलेगा भाई इसमें तो कोई मोमेंटम दिया ही नहीं हुआ, मोमेंटम तो ये दिया हुआ है, पोजीशन आपने को निकालनी है, बाकी तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, निकल जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका मास 9.1 इतना है और वेलोसिटी इतनी है, मुझे पोजीशन निकाल के बताओ, फिर अपने को दो वैल्यू दी होगी, मास देगा और वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर खाली मोमेंटम देता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलो जी, समझ में आया सभी को?